नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करें कोरोना से जुड़े अपडेट से। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे का पूरा अपडेट आपको दे दें। कुल 246 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बीते 24 घंटे में। मध्य प्रदेश में अब तक 7,891 लोग पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें 4,444 लोग पूरी तरह ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना के 3,104 एक्टिव केस अभी मौजूद हैं। 343 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मृत्यु हुई। उज्जैन में कोरोना के 111 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। और हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह जुड़ गए भोपाल से। नवीन, अपडेट दीजिएगा। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 246 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बार बार दावा करते रहे हैं कि संक्रमित मरीजों के ठीक होने का सिलसिला हिंदुस्तान में सबसे अच्छा अगर किसी का रेट है तो मध्य प्रदेश का है। और ये बात सही भी है। मध्य प्रदेश में लगातार जो कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक 4,444 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। ये बड़ी राहत की खबर है। तकरीबन अगर इस रेशो की बात करें पुनीत, तो 54 से 56% का हिस्सा संक्रमित मरीजों के ठीक होने का है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी ऊर्जा भरी खबर है कि पॉजिटिव मरीज जो थे इस तरीके से सुरक्षित होकर, स्वस्थ होकर, तंदुरुस्त होकर घरों की तरफ निकले हैं। और 343 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन रिकवरी रेट में अगर बात करें तो हमेशा की तरह लगातार सुधार हुआ है। इंदौर में 87, भोपाल में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं आज की तारीख में। अगर रात 8 बजे की बात करें तो पुनीत, लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अमूमन 40 से 42, 35 से 40 के आसपास रोज भोपाल में मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये आंकड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। और उम्मीद मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि ये आंकड़ा धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। लेकिन इस बीच में लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे कई राहत देने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की गई है। तो ऐसे में जरूर आशंका है कि अगर बाजार खुलते हैं और बिल्कुल, और आने वाले वक्त में नवीन ये स्थितियां देखनी पड़ेंगी कि अगर बाजार और जो रियायतें मिल रही हैं जून में, उस वक्त ज्यादा ख्याल ना रखा तो ये आंकड़ा एकदम बढ़ भी सकता है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी डिटेल के लिए। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में चिंता कोरोना को लेकर समाप्त नहीं हुई है, लेकिन आने वाली रियायतों के लिए पहले से सतर्क रहना पड़ेगा। इंदौर में कोरोना से हुई मौत के बाद शव को शहर के बाहर ले जाकर दफनाने का मामला तूल पकड़ रहा है। मामले में प्रशासनिक अफसर ने अनुमति दी थी, जिस पर सवाल उठने लगे। वहीं कलेक्टर का कहना है कि जब शख्स की मृत्यु हुई थी तब तक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी, इसीलिए मानवीय आधार पर अनुमति दी गई। हालांकि बाद में रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और कलेक्टर ने मामले में जांच की बात कही। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि जल्दी 12वीं और कॉलेज की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी करवाया जाएगा। इसके लिए तय प्रोटोकॉल के तहत इन परीक्षाओं को कराने की तैयारी की गई है। कंटेनमेंट एरिया से छात्रों को बाहर निकालने के लिए विशेष बसों का इंतजाम किया जाएगा। परीक्षा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्रों को बिठाया जाएगा। जैसे एक केंद्र में होता था जो डिस्टेंस वाले बच्चे बैठते थे, उसके अब 2 मीटर का डिस्टेंस कर रहे हैं उसमें। तो एक ही जगह लगभग हम लोग को 3 केंद्र इसमें लेने पड़ेंगे, उप केंद्र बनाने पड़ेंगे। उसकी वर्किंग डीओ जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। आज तोमर एडिशनल कलेक्टर एडीएम साहब को भी लगाया है इसमें। आज उन्होंने मीटिंग भी ली होगी और उसमें केंद्र भी बढ़ा रहे हैं, प्लस उनके एड्रेसेस भी खोज रहे हैं कि जो बच्चे कंटेनमेंट एरियाज के हैं अलग से बस लगाएंगे उनके लिए। और एक बड़ी खबर भोपाल से ही है। अब 10 जून तक सरसों की खरीदी होगी। सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई। सरसों का उपार्जन 10 जून तक हो सकेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस बाबत आदेश दे दिया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर भोपाल से, सरसों को लेकर के 10 जून तक खरीदी की जाएगी। सरकार की तरफ से इस बाबत आदेश जारी हो गया। सरसों का समर्थन मूल्य पर खरीद का
जो अंतिम तारीख है उसे आगे बढ़ा दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस बाबत आदेश जारी किया है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हमारे साथ। जी सुधीर, अपडेट दीजिएगा। जैसे अपने बिल्कुल 30 मई तक जो है खरीदी की सीमा को समाप्त होना था, लेकिन 10 जून तक जो बढ़ाया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो है 24 विधानसभा चुनाव में इस समय होने हैं, लिहाजा ग्वालियर अंचल के अंदर सबसे ज्यादा सरसों की खरीदी होती है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कम से कम सरसों खरीदी का जो आदेश है ये शायद आने वाले चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। और यही वजह है कि सरसों खरीदी के जो आदेश थे उसको 10 जून तक बढ़ाया गया है और अब 10 जून तक उपार्जन जो है किया जा सकेगा। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कृषि मंत्री कमल पटेल ने आदेश दिया है 10 जून तक अब सरसों की खरीदी होगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर अपील की कि गेहूं उपार्जन की अवधि बढ़ाकर 15 जून तक की जाए। सचिन यादव ने कहा कि खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था की वजह से अब तक लाखों किसान अपनी उपज की तुलाई नहीं करवा पाए, इसीलिए तारीख को 15 जून तक बढ़ा दें। वहीं सचिन यादव ने ऋण वसूली की तिथि 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें किसानों को खाद के 45% की आपूर्ति निजी क्षेत्र से कराए जाने का फैसला लिया है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपनी सरकार में लिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हमारी सरकार में किसानों के हित में फैसला करते हुए सहजता से खाद उपलब्ध कराने के लिए 80% सहकारी समितियों से खाद और 20% निजी क्षेत्र के माध्यम से खाद बिक्री का प्रावधान था, जबकि शिवराज सरकार ने खाद बिक्री के इस फॉर्मूले को बदला। इसे 55% सहकारी और 45% निजी क्षेत्रों के द्वारा बिक्री का प्रावधान कर दिया। ये निर्णय पूरी तरह किसान विरोधी है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि भाजपा समर्थित व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला सरकार ने लिया है। इससे खाद की जमकर कालाबाजारी होगी। आगामी खरीफ सीजन में किसानों को खाद का संकट और कालाबाजारी का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ हंसी ठिठोली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वीडियो पर कहा कि शिवराज जी, आप बीजेपी दफ्तर में हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। आपकी सभा में जो लोग आते हैं उन्हें पास मिलता है और जो सड़क पर नजर आते हैं उनको दंड मिलता है। साफ है कि कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही हैं उससे आपको कोई अफसोस नहीं है। पटवारी ने यह भी कहा कि शिवराज जी ने खुद ये माना कि कांग्रेस सरकार ने 6000 करोड़ की कर्जमाफी की। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब शिवराज सरकार किसानों के तीसरे चरण का 2 लाख तक का कर्ज माफ करेगी। पूर्व मंत्री ने अपील की कि अब शिवराज जी अपने धर्म का पालन करें, किसानों का कर्ज माफ करें। मुख्यमंत्री जी, कल एक वीडियो आपका सामने पब्लिक में आया है जिसमें आप हंसी ठिठोली करते हुए दिख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कोविड की मौत का जो मातम है वो आपके चेहरे और दिमाग और दिल में कहीं भी नहीं है। मेरा आपसे प्रार्थना है कि किसान बहुत दर्द में है, आप हंसे कितना भी, पर दुख उससे बहुत भयंकर है। किसान का प्याज खरीदो, उसका भावांतर दो और किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करो। कोई लाख नकारे, लेकिन चुनावी गणित बैठाने के लिए बरसों से कई पैंतरे प्रचलित हैं। नेता भले ही इन्हें बार बार इस्तेमाल करते हों, आलोचना भी होती हो, लेकिन इससे बाज नहीं आते। उनमें से एक है ध्रुवीकरण, जो इस वक्त ट्वीट वॉर में साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ये ट्वीट साफ इशारा कर रहा है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारी हर स्तर पर जारी है। पार्टी के भीतर दावेदारी तो बाहर पोस्टर वॉर और सोशल मीडिया पर ट्वीट वॉर। सज्जन सिंह वर्मा के इस ट्वीट का निशाना साफ तौर पर भाजपा पर है और खास तौर पर इस ट्वीट को भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीते दिनों आर्टिकल 30 पर ट्वीट से जोड़कर देखा जा रहा है। वर्मा का सीधा आरोप है कि भाजपा और आरएसएस लॉकडाउन में फेलुअर से ध्यान हटाने के लिए अपनी पुरानी आदत के मुताबिक लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश में है। जब धारा 30 संविधान की धारा 30 में स्पष्ट उल्लेख है
फिर क्यों हम देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज, किसी समुदाय को हम क्यों धर्म के प्रचार और शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं? इसका सीधा मतलब है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों का इशारा है, ये ध्यान हटाना चाहते हैं लॉकडाउन के फेलियर से। कोरोना के संक्रमण में केंद्र और प्रदेश की सरकार ठीक काम कर नहीं पाई। दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा के इस ट्वीट के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात पर कायम रहते हुए फिर दोहराया कि देश के संविधान के आर्टिकल 30 का दुरुपयोग हो रहा है, उसका लाभ केवल कुछ लोगों को ही क्यों मिले। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण देने के लिए था, किंतु उसके आड़ में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां पिछले दिनों सामने आई हैं, तो आर्टिकल 30 के ऊपर समीक्षा होना चाहिए। और ऐसा क्यों कि सिर्फ उसका लाभ कुछ लोगों को ही मिले। यदि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अन्य शिक्षण संस्थान भी आए, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के क्यों नहीं, तो उनको भी लाभ मिले। जब सारे देश का ध्यान कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के चलते चौपट हुए अपने उद्योग और रोजगार को बचाने पर है, उस वक्त आखिर कैलाश विजयवर्गीय का आर्टिकल 30 को लेकर उठाया गया सवाल क्या ध्रुवीकरण वाला सियासी पांसा है, जिसका जवाब अब सज्जन सिंह वर्मा ने दिया है। वैसे इस बात का फैसला जनता को ही करना है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान इस मुद्दे पर सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जितने कयास चल रहे हैं, उन सब के बीच बैठकों में सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री निवास पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच में 4 घंटे तक बातचीत हुई। संभावित नामों को अंतिम रूप देने के साथ साथ प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे से बात करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी 6 से 8 पद रिक्त बचें, ताकि उपचुनाव के बाद उनको भर सकें। अभी शिवराज कैबिनेट में सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को जगह मिली है। वहीं सिंधिया समर्थक नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी लॉकडाउन में भी अपने सियासी दौरे में जमकर व्यस्त हैं। आज वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने दिल्ली पहुंच गईं। इस दौरान इमरती देवी ने डबरा क्षेत्र के विकास, उपचुनाव और शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल 2 को लेकर बातचीत की। कमलनाथ सरकार को गिराने की पूरी रणनीति दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर ही बनी थी। इमरती देवी की नरेंद्र सिंह तोमर से यह मुलाकात मंत्रिमंडल 2 को लेकर काफी अहम बताई जा रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही अपने 22 मंत्री और विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हों, लेकिन पुराने भाजपाई अभी भी सिंधिया को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात का नजारा ग्वालियर में आज देखने को मिला, जहां मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के विज्ञापन से सिंधिया की तस्वीर नदारद दिखी। हालांकि सिंधिया समर्थकों का इस पर अपना अलग तर्क है। कांग्रेस नेता और उनकी IT सेल इसे जमकर वायरल कर रही है। इसमें लिखा जा रहा है कि सिंधिया को बीजेपी ने देश से प्रदेश का नेता बना दिया, अब उनके ही गृहनगर में उनकी तस्वीर तक गायब कर दी। भाजपाई सिंधिया को दिल से अपनाने को तैयार नहीं है। पोस्टर में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, जिला अध्यक्ष तक की तस्वीरें, लेकिन सिंधिया की नहीं है। दूसरी ओर सिंधिया समर्थक मामले में कुछ भी खुलकर बोल नहीं रहे, क्योंकि उपचुनाव सामने है। सबने स्वीकार कर लिया है, तो निश्चित तौर पर हाईकमान स्वीकार कर रहा है, तो फिर बात को नहीं जाती है। ठीक है, ये सब जब नया मिलन होता है तो ये सब बातें छोटी छोटी आती हैं, और जब चल पड़ेंगे तो ये सब बातें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर अब सिंधिया जी परिवार में हैं। सिंधिया जी जिस सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए थे, अपनी मातृ संस्था को त्याग कर गए थे भाजपा में, आज वह भाजपा में जाकर स्वयं पछता रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति तो छोड़ो, ग्वालियर शहर के लोकल के नेता भी उनका फोटो अपने बैनर, पोस्टर और होर्डिंग में लगाना उचित नहीं समझ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बेहद ही सामान्य और कद्दावर नेता हैं।
समाचार पत्रों में छपे विज्ञापनों की बात कर रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी की किसी भी इकाई से कोई लेना देना नहीं है। इंदौर की हाट पिपलिया सीट पर उपचुनाव के लिए चलने वाली आपसी खींचतान का दौर साफ तौर पर दिखने लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज पूर्व मंत्री दीपक जोशी से मिलने देवास उनके घर पहुंचे, जहां विजयवर्गीय, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और दीपक जोशी के बीच आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। कुछ देर बाद हाट पिपलिया के पूर्व विधायक मनोज चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक बातचीत होती रही। इस मुलाकात को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी को मनाने के तौर पर भी इसको देखा गया, क्योंकि कुछ दिन पहले दीपक जोशी ने बयान दिया था कि उनके सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जरूर कहा कि नाराजगी का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, वे केवल आने वाले उपचुनाव की रणनीति में चर्चा के लिए पहुंचे थे। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी इसे केवल सौजन्य मुलाकात बताया। आध्यात्मिक गुरु दद्दा जी की 13वीं में शामिल होने कटनी पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी मांग है कि गरीब मजदूरों के खाते में तत्काल 10,000 रुपए के रूप में मदद पहुंचाई जाए। मोहन भागवत जी का एक बयान मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना आने के बाद मेरी आस्था धर्म से उठ गई है। अब जितने मंदिर हैं उन सबको ताला बंद करिए और सोना चांदी जो भी उनके पास इकट्ठा है, राशि है, उनसे जब्त करके अस्पताल आदि खोलने के लिए दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी, अगर आपका यही सोच है तो राम जी के मंदिर के निर्माण के बारे में आपका यही मत है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का लिए चाल चरित्र चेहरा यही है, हर आपदा में पैसा कमाने का अवसर है। तो शिवराज सिंह चौहान को केवल भाषणबाजी लफाजी के अलावा दूसरा कोई उनके पास काम नहीं है। टीवी खोलो तो उनका ही चेहरा सामने नजर आता है। लेकिन अगर उन्होंने उनके मन में और दिल में थोड़ा सा भी मजदूरों और किसानों के प्रति दर्द होता तो जो हालात मजदूरों के हुए हैं वो नहीं होते। हमारी मांग है गरीब मजदूरों के खाते में तत्काल 10,000 रुपए कंटिजेंसी के रूप में जमा कराया जाए। छोटे व्यापारियों को उसमें राहत दी जाए और हर गरीब के खाते में 7,500 रुपए माहवार 6 महीने तक जमा कराए जाएं और महात्मा गांधी नरेगा के काम जो खुल रहे हैं उनको 100 से 200 किया जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।